ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ बेसिक और द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, अब पहला हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ही बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है? बाय द बेसिक प्रॉब्लम और द सेंट्रल प्रॉब्लम्स वी मीन द प्रॉब्लम्स आर दैट आर कॉमन एंड फंडामेंटल टू ऑल इकोनॉमीज, ठीक है। सो इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से बेसिकली यहाँ पे क्या क्या हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सो दीज प्रॉब्लम्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो मैंने बोला था कि तो ये प्रॉब्लम्स किसकी वजह से हैं? ये प्रॉब्लम्स बेसिकली जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स आई हैं वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से ही आई हैं। एवरी इकोनॉमी इज़ टू बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अ सोशलिस्ट इकोनॉमी और रॉबिन्सन क्रूसो इकोनॉमी हैज़ टू फेस। मतलब भले कोई भी इकोनॉमी हो, भले वो सोशलिस्ट हो, भले वो आपकी कैपिटलिस्ट हो, भले रॉबिन्सन क्रूसो की टाइप ऑफ इकोनॉमी हो। रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में आपने नहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसके जाके जरूर पढ़िएगा, ठीक है। वो उनके विचारधारा क्या थी, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं है, मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, है ना। सिर्फ प्राइवेट कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी, सारी पावर डिमांड एंड सप्लाई की सप्लाई की सारी पावर किसके हाथ में होती है? आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के हाथ में होती है। मतलब प्राइवेट्स के हाथ में, प्राइवेट हैंड्स के हाथ में होती है। आपकी जैसे यूएस है, आप कह सकते हो हाईली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब होता है सारी पावर सरकार के हाथ में होती है। मतलब सारी जो है आपकी पावर्स हैं, आप कह सकते हो कि जितनी भी कंपनीज हैं सब गवर्नमेंट के अंडर होगी, सब कुछ सरकार के अंडर होगा, ठीक है। फिर ये होती है रॉबिन्सन क्रूसो थोड़ा सा वेलफेयर वाला है कि लोगों के जो फेवर में होती है, मिक्स्ड कह सकते हो आप, है ना, कि मतलब जो हम लोगों को फेवर करे वो इकोनॉमी है। तो आप फाइंड कर सकते हैं बेसिकली कहने का मतलब है कोई भी इकोनॉमी हो, किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, मतलब कोई भी टाइप का ऑफ इकोनॉमी हो, तीनों पे बेसिकली ये प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। पहले ये व्हाट टू प्रोड्यूस, हम कितना प्रोड्यूस करें, मैंने बताया था क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कितना प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। एक तो कितना करें और हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में करें, पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी होगी क्या प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तीसरी होगी किसके लिए प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब इसको डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। फोर्थ है कि हमें अपना जो रिसोर्सेज है उसको पूरा यूटिलाइज करना है। पांचवा है कि प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंसी, हमारे जो रिसोर्सेज है क्या एफिशिएंट है, वेस्ट तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और ये फोर्थ है फुलर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी, तो कोई अलग पॉइंट है, ठीक है। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि हमें अपने रिसोर्सेज की जो पूरी ऑप्टिमम कैपेसिटी है उसको पूरा यूज़ करना है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कि विदाउट वेस्टेज, इसमें होता है विदाउट वेस्टेज, इसमें बेसिकली क्या याद रखना है, फुल कैपेसिटी, और इसमें विदाउट वेस्टेज, वेस्टेज नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें जो बेसिकली लास्ट हमारी क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हमें कंट्री को आगे कैसे बढ़ाना है, ये भी एक चैलेंज होता है, ये भी एक डिसाइड करना पड़ता है, ये भी एक सोचना पड़ता है इकोनॉमी को। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो 1 2 3 ये 6 प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स विच आर अराइज ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। जो सेंट्रल प्रॉब्लम है जो कि बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से होती है उसको आप डिस्कस करिए, ठीक है। या क्वेश्चन सिंपली भी आ सकता है एक्सप्लेन द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो आपको ये 6 प्रॉब्लम्स आपको जो है एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये व्हाट टू प्रोड्यूस, वेरी सिंपल, आपको पता है कि सिंस हमारे जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इकोनॉमी को ये फेस करना पड़ता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, है ना। इसमें बेसिकली कौन सी प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, मतलब क्या प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस समय एक सिचुएशन चल रही है जहाँ हमारा कंट्री किसी कंट्री के साथ वॉर पे है, तो ऑब्वियसली बात है हमें क्या है, फिर वेपन्स बनाने हैं, है ना, वेपन्स बनाने हैं, और एट द सेम टाइम हमें ब्रेड भी बनाना है। ब्रेड मतलब रोटी समझ लीजिए, कि हमें मतलब बेसिकली फूड पे भी हमने रिसोर्सेज लगाने हैं। तो एक कंट्री को यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे फिर मतलब सोचना पड़ेगा कि हम यार अभी वेपन्स बनाएं या इसको भी, लोगों को भी खिलाना है ना। तो ये बेसिकली क्या होती है, और कितनी क्वांटिटी में, अगर वेपन्स बनाए तो कितनी क्वांटिटी में बनाने हैं, ऐसा नहीं कि पूरे वेपन ही बना दिए, है ना, उतने चाहिए नहीं थे, रिसोर्स वेस्ट कर दिए या कम बना दिए, उसकी वजह से भी नुकसान होगा हमें। तो बेसिकली यहाँ पे एक आपको देखना पड़ रहा है, एक प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस और हाउ मच टू प्रोड्यूस की, ये वो प्रॉब्लम होती है बेसिकली, ठीक है। ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच कॉमोडिटी एंड सर्विस, तो एक इकोनॉमी को हर एक कॉमोडिटी की क्वांटिटी सेट करनी पड़ती है, कि अगर हम स्टील बना रहे हैं तो इतना बना रहे हैं, अगर हम बर्तन बनाएंगे तो इस अमाउंट में बनाएंगे, है ना। कि ये नहीं कि सारा ही पूरा आपने जो स्टील एलुमिनियम पूरा उसमें लगा दिया, बर्तनों में लगा दिया, तो फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ कहाँ जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड है, आपको पता ही है।
द फैक्ट दैट द रिसोर्सेज आर स्केर्स मीन्स द सोसाइटी कैनॉट प्रोड्यूस ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इट वांट्स। आपको पता है सब कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं दैट्स मोर देन इनफ। मैंने आपको बताई दिया था गन और फूड, बटर और क्लोथिंग, ये सब में आपको एक हो सकता है कि चॉइस करनी पड़ सके, और ये भी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस होनी चाहिए, है ना। तो आई होप आपको ईजिली क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स में भी चॉइस करनी पड़ सकती है, फूड, क्लोथ, फर्नीचर, कार एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ों में आपको चॉइस करनी पड़ती है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ बेसिकली व्हाट टू प्रोड्यूस, एंड इट इज़ बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि कितना रिसोर्स कहाँ और किस क्वांटिटी में हमें लगाना है। नेक्स्ट दैट इज़ अ हाउ टू प्रोड्यूस। ओके, कैसे प्रोड्यूस करें। अब ये देखो, इसमें बेसिकली हमें चॉइस करनी पड़ती है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि हम कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करें, है ना। आपके पास दो ऑप्शन है, एक होती है लेबर इंटेंसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, लेबर इंटेंसिव, और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव में जब आप सिर्फ मशीन यूज़ करते हो, मतलब 90% 80% मशीन यूज़ करोगे और 20% लेबर यूज़ करोगे। और लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, 80% आप लेबर यूज़ करोगे, 20% मान लो, मतलब कहने का मतलब मैक्सिमम पोर्शन ऑफ प्रोडक्शन विल बी बाय द लेबर फोर्स, एंड रेस्ट स्मॉलर पोर्शन और फ्यू पर्सन विल बी ऑफ द आपका बाय मशीन्स एंड ऑल। ठीक है भाई, लेकिन जो कैपिटल इंटेंसिव होती है इसमें क्या कहता है, मशीन वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक कंट्री को डिसाइड करना पड़ता है कि आप ये टेक्निक लेंगे या ये टेक्निक लेंगे, है ना। तो अगर हम किसी भी कंट्री लेके जापान ले, जापान में क्या है, लेबर बहुत कम है लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव यूज़ करते हैं क्योंकि लेबर कम है। इंडिया जैसे इंडिया है ना, इंडिया को या क्या यूज़ करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव यूज़ करना चाहिए। क्यों लेबर इंटेंसिव यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है हमारे जो है कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, लेबर बहुत ज़्यादा है। तो हमें कोई भी जो प्रोडक्शन ऑफ टेक्निक होती है, हमें जब भी कोई भी कंपनी होगी, हमें उनको ये कोशिश करनी है, उनको कंपनी को ये बोलना है या ये लॉ बनाना है कि हमें लेबर इंटेंसिव रहना है। ठीक है, आप बोलते हैं कि जो रोबोट्स हैं वो हमारे कंट्री में आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए इस समय, क्योंकि हमारे पास कंट्री को ऑलरेडी लेबर फोर्स बहुत है ना। अगर हर जगह लेबर, अगर रोबोट्स वगैरह आ जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर, क्लियर हो गया, हम लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब रोबोट्स वगैरह जापान वगैरह के लिए सही है क्योंकि वहाँ पे क्या है, लोग कम है। तो ये बेसिकली है हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, क्या आप यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, समझा दिया है। एक होती है आपकी कैपिटल इंटेंसिव और एक आपकी होती है लेबर इंटेंसिव। ठीक है, तो ये इसमें डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी कंट्री टू कंट्री डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी उनके लिए सही है। या एक आपको क्या करना पड़ता है, एक मिक्स्ड लेना पड़ता है, मतलब एक मिक्स्ड प्रोपोर्शन लेबर और कैपिटल का एक फिक्स्ड, मतलब सही प्रोपोर्शन लेना होता है। ऐसा नहीं हो रहा कि कैपिटल बिल्कुल नहीं यूज़ कर रहे हो फिर भी प्रोडक्शन दिक्कत है, कम हो जाएगा, फिर आपने बिल्कुल लेबर यूज़ नहीं किया फिर वो भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, है ना। वैसा भी नहीं आपको करना है। तो कहने का मतलब है इसमें बेसिकली जब ये दो टेक्निक में चॉइस होती है उसमें होते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। क्लियर हो गया। तो ये डिसाइड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर पे, कि अगर आपका सरप्लस इकोनॉमी है, अगर लेबर इंटेंसिव है या कैपिटल इंटेंसिव है, आपके पास लेबर है नहीं है। तो मैंने वो ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं। ठीक है, थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं आप, क्या आप सिर्फ रिच के लिए कर रहे हैं, क्या पुअर के लिए कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए। अब सारे गुड्स आप रिच के लिए प्रोड्यूस कर देंगे, अगर मतलब प्रोड्यूस कर देंगे तो डेफिनेटली पुअर लोग कहाँ जाएंगे, मिडिल क्लास कहाँ जाएंगे। अच्छा, अगर पुअर के लिए ही कर देंगे सब कुछ, मान ले के लिए कोई मॉल नहीं है, कोई आप कह सकते हो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रिच लोग खरीदना पसंद करते हैं, गाड़ियाँ नहीं है, एक्सयूवी, पैसा उनके पास है बट दे आर नॉट एबल टू बाय, तो वो लोग फिर इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे मार्केट में क्योंकि उनकी नीड्स नहीं पूरी हो रही है। वो हमारी कंट्री से हो सकता है बाहर चले जाए, छोड़ के चले जाए देश हमारा, है ना। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसे रिसोर्सेज लगाने हैं कि पुअर के लिए भी बनाना है कि पुअर भी मरे, कहीं ऐसा ना हो कि बेचारा पुअर ही भूखा मर जाए, वो भी सही नहीं है ना। कि मतलब कहने का मतलब है बेसिकली हर वर्ग को ध्यान रख के एक गुड्स बनाए जाते हैं, है ना, कि कितने एक फैमिली को मिलने चाहिए, कितने एक इंडिविजुअल को गुड्स एंड सर्विसेज मिलनी चाहिए। ठीक है, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किसके पास कितनी इनकम है, कितने पास कितनी मनी इनकम है, उस हिसाब से आपको रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना। कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब जो सारे आपको जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सब रिच को ही मिल गए, है ना। तो बेसिकली ये आपकी क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। ये बेसिकली फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमारे जो गुड्स एंड सर्विस जो इनकम है, या आप कह सकते हो इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, है ना, अमंग द वेरियस पीपल ऑफ द कंट्री।
आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर टिल है, आपको समझ में आएगा, आ गया होगा, आप इसे एक बार रीड कर लेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि कैसे हमारी जो है नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नेशनल प्रोडक्ट हमारी मतलब नेशनल इनकम, कि हमारी जो कैश है नेशनल इनकम मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमारे जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जैसे वेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, ये सब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तभी देखो जब तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मतलब इक्वली प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो पुअर के पास पुअर से भी डिमांड नहीं आएगी फिर, है ना। और अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर रिच हो सकता है, रिचों के पास पैसा चले जाए। हमारी कंट्री में ये तो दिक्कत है, रिच रिच होते आ रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे बहुत प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलेंगी, है ना। मुंबई में चले जाओ, एक साइड तो बहुत ज़्यादा हाई फाई वो है और उसके बगल में स्लम्स है, साथ में ही स्लम्स लगे हुए हैं, है ना। तो ये एक मतलब कह सकते हो अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हमें ये प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज बेसिकली कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हमारी नेशनल प्रोडक्ट है जो नेशनल इनकम है पूरे देश की, कैसे उसको डिवाइड करें। बेसिकली डिवीजन ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेशनल प्रोडक्ट हमारी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। तो उसके बाद आप कह सकते हो कि 3 प्रॉब्लम्स और डिस्कस की जाएगी, ठीक है, 3 प्रॉब्लम्स और डिस्कस की जाएगी अंडर द सेंटर प्रॉब्लम्स। ये तो हमारी फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हो गई अंडर द सेंटर प्रॉब्लम्स। एक अलग प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो इकोनॉमी फेस करती है आजकल, प्रॉब्लम ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन, कि ऐसे हमारे जो रिसोर्सेज है वो अंडरलाइन होनी चाहिए, अनएम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, हम ना। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज जैसे 100 किलो लेट सपोज कोल है, 100 कोल है और उसे कम से कम 50 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी उसको बनानी चाहिए। लेट सपोज हिपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। मान लो 100 kg अगर आपका कोल है तो अगर उससे कितनी बननी चाहिए, मैक्सिमम इतनी बननी चाहिए, लेकिन सिर्फ बना कितनी रहे हो आप, 30 बना रहे हो। तो आप 20 की कैपेसिटी आप इतना यूज़ करके 20 यूनिट्स कम बना रहे हो, है ना। तो इसका मतलब है आपने उसको पूरा यूटिलाइज नहीं किया है। तो पूरा यूटिलाइज नहीं करोगे तो ऑब्वियसली बात है हमारे जो रिसोर्स है वो क्या होंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं होंगे। तो ये हमारी एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। हमारे जो रिसोर्सेज है वो आइडल रह जाएंगे, आइडल नहीं रहने चाहिए हमारे, ठीक है। ये ऐसा नहीं हो रहा है कि इतने सारे रिसोर्सेज आप उसे एम्प्लॉय नहीं कर पा रहे हो। और एक और एग्जांपल जैसे हम लेबर है, हमारी कंट्री में ये दिक्कत है लेबर के साथ होती है, हमारे इंडिया में हम लेबर को फुल यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हमारे लोग में अनएम्प्लॉयड है। इसका मतलब है हम उनको यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। जब उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो प्रोडक्शन ऑब्वियसली बात है कम रहेगा, है ना। तो ये हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट से इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूँ तो हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है लेबर क्योंकि लेबर भी एक रिसोर्स होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ एफिशिएंट यूज़। दूसरी बात है उसे एफिशिएंटली यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आपको 100 kg आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए मैंने बताया था कि 50 यूनिट्स आपको इलेक्ट्रिसिटी बनेगी 100 kg कोल से, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि आपने 50 यूनिट्स बनाने के लिए 500 किलो जो है कोयला बर्बाद कर दिया, मतलब 5 टाइम्स वो ख़राब हो गया, गल गया, जो भी है वो जो भी रीजंस है, मतलब आपने उसे सही से यूटिलाइज नहीं किया। इसे बोलते हैं एफिशिएंट, मतलब वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अब इससे हो सकता था इंटू 5 टाइम 250 इससे बननी चाहिए थी यूनिट्स, लेकिन बनी कितनी, सिर्फ 50, और आपने वेस्ट कर दिया। मेन है वेस्ट कर दिया। जो 400 किलो है हो सकता है कि 400 से कम हो, ज़्यादा हो, तो हमने जो एक्स्ट्रा लगा दिया है आपने, जो नहीं ज़रूरत थी, वो आपके क्या है, वेस्टेज है रिसोर्सेज के, उसे बोलते हैं एफिशिएंट यूज़। बेसिकली अदर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इकोनॉमीज टू अटेन एफिशिएंसी इन यूज ऑफ रिसोर्सेज। From a common sense of point of view, efficient use of resources means avoiding wastage of resources. In a positive sense, efficient use of resources means economic resources in most efficient way satisfy people's and wants. तो कहने का मतलब है efficiency, मतलब है कि कहने का मतलब है आप ऐसे गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रहे हो जिससे क्या हो, आपके रिसोर्सेज भी जो है वेस्टेज नहीं हो रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आपके एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, आपके रिसोर्स है एलोकेट सही जगह पे एफिशिएंटली एलोकेट कर पा रहे हो ताकि आपको मैक्सिमम आउटपुट हो। ये आपका पॉइंट कहने का मतलब है, ठीक है। बाकी आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, आप कारपेंटर्स वगैरह का रीड कर सकते हैं। आपको देखो रीडिंग आपको लगानी ही पड़ेगी। आप ये मत सोचिए कि इस लेक्चर के बाद आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। मैं आपको चैप्टर का क्रक्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट समझा दूंगा, मतलब आपके चैप्टर में दिमाग में बैठ जाएगी वो। नेक्स्ट दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है कि अल्टीमेटली जितनी भी हम चीज़ें कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कि जितने भी आप अल्टीमेटली जितने भी आप स्टेप्स ले रहे हैं वो फाइनली कहाँ आके मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ में मिल रहा है आपका।
सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ प्रॉब्लम इंक्रीजिंग ऑफ कैपेसिटी। हमें अपनी इकोनॉमी की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनानी है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्रीज करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो ये हमारी इकोनॉमिक जो है हमारी ग्रोथ होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। सो कैपेसिटीज टू प्रोड्यूस लार्जली डिटरमाइन द, हम वो हमारा डिपेंड करता है कि हम रिसोर्सेज कितने ज़्यादा एफिशिएंटली हमने यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Hence all the economics are engaged in task of increasing the resources। तो हर समय अपनी कोई भी इकोनॉमी जो है अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने में लगी रहती है। वो साइंस एंड टेक की वजह से कोशिश करती है कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जिससे हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली और फुलर यूटिलाइज कर सकें, तो कि हमारा जो है वेस्टेज ना हो, ठीक है। देयरफॉर एवरी इकोनॉमी वांट्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द नेशनल इनकम एंड द पर कैपिटा इनकम। तो हर एक कंट्री का क्या होता है कि हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं, नेशनल इनकम को बढ़ाएं, मतलब जीडीपी को बढ़ाएं अपने देश की। नेशनल इनकम मतलब जीडीपी होती है हमारी, ठीक है। और हमारा है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, एक बंदे की जो इनकम होती है पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, उसको भी इंक्रीज करना होता है, ठीक है। आई होप आई वेरी वेरी क्लियर टिल हियर, आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारी सेंटर प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एंड द सेंटर प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो अब ये क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, आपको डेफिनेशन, उसके बाद आप ये शेड्यूल, उसके बाद डायग्राम, 3 चीज़ बनाएंगे आप, क्लियर हो गया। और थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन इससे दोनों से कंबाइन करके समझेंगे, आपको फिर समझ में आएगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल टेक्निक्स एंड विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। देखो क्या कह रहा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये कर्व है एक तरह का, ये जो ऊपर कर्व ऐसे दिख रहा है, सॉरी ऐसे कर्व होता है, ये इस टाइप से कर्व होता है, ठीक है। इस शोज द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, से 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है। देखो यहाँ पे 2 गुड्स हैं, बटर और गन से ले रखा है इन्होंने, ठीक है। विच कैन बी प्रोड्यूस, ये दोनों को, इसके दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है विद द अवेलेबल टेक्निक। कोई भी टेक्निक है, मान लो भले वो लेबर इंटेंसिव हो, कैपिटल इंटेंसिव हो, वो हमें टेक्निक, वो टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास एक रिसोर्सेज है। कहने का मतलब है हमारे पास एक रिसोर्सेज है, उसकी हेल्प से हम कोई भी 2 गुड्स एक साथ जब प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्लियर हो गया। अब जैसे देखो, हमने देखा कि हम ये अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब एक कॉम्बिनेशन में क्या है कि जब आप बटर बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, जीरो प्रोड्यूस कर रहे हो, सारा का सारा रिसोर्सेज कहाँ जा रहा है, गन में, इसलिए 15 गन है, ठीक है। अब मैं इसको बाद में समझाऊंगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। अब बी में देखो क्या है, आपने 1 यूनिट बटर का बना लिया, 1 यूनिट बटर का बना लिया, तो ऑब्वियसली बात है इसको कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है। हमने अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसको 14 कर दिया हमने। लेट सपोज हम इसे एक एक करके हमें इसे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। फिर सी में आ जाओ, 2 हमने बटर को 2 यूनिट बनाए, तो इसके यहाँ पे 12 हमने कर दिया, ठीक है। डी में फिर हमने 3 में किया, तो इसको इसका 9 करना पड़ेगा, लेट सपोज। फिर इसका 4, फिर इसका 5, फिर इसका 5। जब पूरा का पूरा आप इसमें लगा दे रहे हो रिसोर्सेज, तो ये फिर 0 हो रहे हैं, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, ये होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब ऑफ बटर, मतलब बटर को इंक्रीज़ करने के लिए आपको गन्स कितने सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, ये होता है। देखो, जब आप पहले पे आओगे, पहले पे आपने बटर प्रोड्यूस ही नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आपने कोई सेक्रीफाइस किया गन का? नहीं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये क्या है, जो ये गन का सेक्रीफाइस है, ये गन का सेक्रीफाइस है। अब जैसे देखो, एक है, आपने जब एक बी कॉम्बिनेशन में 1 बटर का लिया है ना, तो कितना आपने गन का सेक्रीफाइस किया, 1 का सेक्रीफाइस किया, वो यहाँ आ गया, ठीक है। जब आप 2 यूनिट्स बटर के प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप कितना आपने 14 से कितना आप 12 में आ गए, कितना सेक्रीफाइस किया, 2 सेक्रीफाइस किया। कहने का मतलब है ये कैसे आया आपका सेक्रीफाइस, वेरी सिंपल, इसका एक प्रीवियस माइनस कर देंगे, तो 15 से ऊपर कुछ नहीं था, तो डैश आ गया, ठीक है। 14 माइनस 5, 15, 1, नेगेटिव साइन इग्नोर करेंगे आप। 12 माइनस 14, 2, 9 माइनस 3 या 12 माइनस 3, 9, 5 माइनस 9, 4, और फिर देन 0 माइनस 5। तो कहने का मतलब है बेसिकली ये सेक्रीफाइस है कि कितने यूनिट्स आप जैसे जैसे इसको गेन कर रहे हो, गन के कितने सेक्रीफाइस कर रहे हो यूनिट बाई यूनिट। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ बटर। आई होप वेरी वेरी क्लियर। तो ये बेसिकली सेक्रीफाइस ऑफ गन है कि जैसे जैसे आप एक एक इसको इंक्रीज कर रहे हो, इसके आपको इतने इतने यूनिट्स इस कॉम्बिनेशन में आपको कॉम्बिनेशन वाइज आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, और एक्चुअल इकोनॉमी में ऐसा ही होता है,
ठीक है। ये तो अभी 2 गुड्स के भी तो कितने मिलियंस ऑफ गुड्स बनते हैं ना, हमें 2 गुड्स से हम समझेंगे, क्योंकि 2 गुड्स से समझना ईजी होता है ना ग्राफ से। अब इसको देखो, अब कुछ नहीं करना है आपको, ये जो पॉइंट्स हैं जब भी आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपकी गेन होती है, बटर गेन हो रहा है तो हर समय वो एक्स एक्सिस पे आएगा। एक बात ध्यान रखना है, बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर इसको हमने क्यों लिया, बटर को ही क्यों एक्स एक्सिस में, हमने गन को इसमें क्यों लिया। जो भी सेक्रीफाइस होता है वो यहाँ आता है और जो भी गेन होता है वो एक्स एक्सिस पे आता है। तो इसमें गेन क्या हो रहा है, बटर हो रहा है, तो बटर हमने यहाँ कर दिया। सेक्रीफाइस क्या हो रही है, गन्स हो रही है ना। तो इसके पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ पे पहले 0 15 मतलब एक्स एक्सिस का 0 और वाई का 15 यहाँ आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, देखो इसका दूसरा पॉइंट है बी का 1 मतलब एक्स एक्सिस का 1 और वाई का 14, तो ये पॉइंट यहाँ बन गया बी ऐसे करके। ठीक है, फिर सी पॉइंट देखो 2 12 मतलब एक्स एक्सिस का 2 वाई का 12 ये ऐसे हो गया, ये पॉइंट सी आ गया आपका। ठीक है, फिर आपका D3 और 9 यहाँ पे आ गया, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही सारे आपके जो पॉइंट्स आप यहाँ पे आप उसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो क्लास 10th में आपने बहुत इजीली पढ़ा है उसे आप डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब इसके कुछ चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखो ये इसके बेस्ट पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप मैक्सिमम एफिशिएंसी है। देखो यहाँ पे, क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ होता, मान लो कोई यहाँ पॉइंट होता, तो इसका मतलब है यहाँ पे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है और वेस्टेज हुआ है, क्योंकि हम यहाँ तक आ सकते थे, है ना, यहाँ तक आ सकते थे, यहाँ तक आ सकते थे, यहाँ तक आ सकते थे, लेकिन हम क्या है सिर्फ यहाँ रह गए हैं। तो ये अंडर कोई भी इसके अंदर पॉइंट होता है, इसका मतलब है आपका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो लाइन पे आपके पॉइंट्स आ रहे हैं ये बेस्ट पॉइंट होते हैं। ठीक है, दीज आर द आप कह सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भले कितने भी पॉइंट्स आ जाए, इसमें कितने मिलियंस ऑफ पॉइंट जितने भी आएंगे, इस लाइन पे अगर आएंगे आपके प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, तो कहने का मतलब है ये आपके बिल्कुल ऑप्टिमम है, मतलब बेस्ट आपके जो आउटपुट निकल के आ रहा है। अगर इसके बाहर की बात करें, मान लो ये कोई पॉइंट है जी, ये चीज़ तो बहुत ही बाहर हो गई, मतलब इसको आप एफर्ड नहीं कर सकते हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है जी को बनाने के लिए, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर मान लो ये एस है, इसके अंदर है, इसका एस अंदर का मतलब होता है अंडर यूटिलाइजेशन और बाहर का मतलब होता है यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड और द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बिकॉज रिसोर्सेज आपके यहाँ तक ही आपको बाउंड्री बता रहा नहीं, बाउंड्री है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं इसको, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। कहने का मतलब है हम बंस हैं, जो गन्स हैं और बटर हैं, हम यही लिमिट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारी बेस्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें कोई भी पॉइंट होगा वो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन होगा। इसके अंदर हमारा अंडर यूटिलाइजेशन होगा, इसके बाहर हमारा आप कह सकते हो कि वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हमारे हो गए बेसिकली वेरी सिंपल, मैंने आपको प्रोड्यूस कर दिया है, तो आप इसको एक बार रीड करेंगे आपको आप अच्छे समझ में आ जाएगा। कुछ असम्पशंस हैं कि अमाउंट हमारे जो फिक्स होते हैं, इसमें कुछ वो होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके रिसोर्सेज बढ़ गए, अगर आपके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है वो फिक्स होने चाहिए, असम्पशन है ना, कि अब फिक्स होगी तभी बन पाएगा। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, पता यहाँ पे आपने यहाँ पे कैपिटल लगा दी, फिर आपने लेबर लगा दी, तो हो सकता है कि नीचे चले जाए, है ना, तब फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब निकल के समझना मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, तीसरा है कि प्रोडक्टिव और फुल्ली एम्प्लॉयड, मतलब कोई भी खाली अंडरलाइन है, अगर फुली एम्प्लॉय नहीं होंगे तो आप इस पॉइंट में नीचे रह जाओगे, आप इस पॉइंट पे कभी बाउंड्री पे पहुंच ही नहीं पाओगे। ठीक है, फोर्थ है रिसोर्स आर नॉट इक्वली एफिशिएंट ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, दिस एम्प्लाइज। देखो कहने का मतलब है ये यहाँ इस फोर्थ पॉइंट का ये है, ये पॉइंट का मतलब है कि आपके ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप इसको गेन कर रहे हो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। इसका रीज़न ये है, मतलब ये जो सेक्रीफाइस हो रहा है ना आपका, कम कम होता जा रहा है, इसका प्रॉपर रीज़न आपका ये है क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज है वो इक्वली, एक तो लिमिटेड है, दूसरी बात है इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो जब भी अगर हम रिसोर्सेज को अपने शिफ्ट करते हैं, मान लो हम गन्स बन रही थी, उससे हम रिसोर्स अपने बटर में शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें जो है ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसका। ठीक है, क्योंकि हमारे जो है रिसोर्सेस हैं वो यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे फिर हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ये इस कहने का मतलब इस पॉइंट का। ठीक है, ओके, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कर्व के कुछ फीचर्स होते हैं कि सबसे पहला है ये स्लोप्स डाउनवर्ड करता है। देखो डाउनवर्ड फ्रॉम टू राइट, मतलब लेफ्ट से राइट में जा रहा है, नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हुए। और डाउनवर्ड स्लोप आपको क्यों पता होता है, क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि आज जब आप एक गेन कर रहे हो, एक सेक्रीफाइस करने के लिए, एक गेन करने के लिए आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो जब भी एक गेन करोगे एक सेक्रीफाइस करोगे, तो इसका एक गेन करोगे एक सेक्रीफाइस करोगे तो कर्व इसका ऐसा बन जाएगा, एक गेन करोगे एक सेक्रीफाइस करोगे तो कर्व ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कर्व है वो हर समय डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब आप एक गेन कर रहे हो तो दूसरा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, सो स्लोप्स
A downward sloping production possibility curve indicates that economy must give up to some क्वांटिटी ऑफ वन कॉमोडिटी टू ऑब्टेन द अदर। कहने का मतलब है कोई भी जब एडिशनल क्वांटिटी दूसरे कॉमोडिटी की आप गेन करोगे तो पिछली आपको सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली इसकी वजह से हमारा जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इट इज़ कॉनकेव। कॉनकेव होता है ये ओरिजिन से, देखो ये कॉनकेव है ना, कि यहाँ से इससे देखोगे तो आपको कॉनकेव नजर आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ कॉनकेव। तो कॉनकेव क्यों होता है? क्योंकि आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज कर रहा है। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये देखो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका, ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये इंक्रीज कर रहा है। देखिए सॉरी, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका इंक्रीज कर रहा है, पहले 1 2 3 4 5, इसलिए कब ये आगे की तरफ खींचता है, ठीक है, इसलिए ये कॉनकेव होता है। अगर ये डिक्रीज करता मान लो 5 4 3, तो फिर ये ऐसा बनता, इस टाइप से बनता, ठीक है, इस टाइप से बनता है ये फिर। लेकिन अब ये इंक्रीज कर रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये ऐसे बनेगा। और अगर डिक्रीज करता तो फिर ये ऐसा बनता, उल्टा बनता, कन्वेक्स बनता ऐसे करके। लेकिन अब ये कॉनकेव बन रहा है। कॉनकेव क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब है जैसे जैसे आप इसको गेन करते जाओगे, इसको ज़्यादा सेक्रीफाइस करें। पहले 1 से सेक्रीफाइस आपने किया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, उसकी वजह से ये कॉनकेव बनती है, ठीक है। ये इसका रीज़न है। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। सॉरी। ओके, ये इसका कॉनकेव बनती है। थर्ड क्या है आपकी? थर्ड प्रॉपर्टी है कोई? ओके, 2 ही प्रॉपर्टीज़ दे रखी है आपकी। तो एक तो लेफ्ट टू राइट आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि उसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि एक गेन करोगे दूसरा लूज करना पड़ेगा। दूसरा कनकेव क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो आपकी इंक्रीज़ कर रही है। मतलब जो गन्स का सेक्रीफाइस रेशियो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे आप बटर का जो है गेन कर रहे हो, ठीक है। अब जो है बेसिक प्रॉब्लम्स होता है। अब जो हम बेसिक प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, कि सबसे पहले हमारी क्या है? प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। तो दिस इम्प्लाइड दैट ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स एंड विच लाई आउटसाइड। तो ये हमारे जो पॉइंट है बाहर जो लाई कर रहा है, ये हमारी स्कैरसिटी को दिखाता है, ठीक है। सो पॉइंट्स आउटसाइड मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो पॉइंट्स आउटसाइड है, जो अनअटेनेबल है, इसको आप अटेन नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा क्या? स्कैरसिटी शो करता है, ठीक है, ध्यान रखना। और ये हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन शो करता है, और ये जो पॉइंट है हमारा अंडर यूटिलाइजेशन शो करता है। क्लियर हो गया। फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मैंने बता ही दिया, क्योंकि जब आप ये पॉइंट देखो, मान लो आप ए पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो आपको चॉइस करना पड़ रहा है कि ए प्रोड्यूस करें या बी प्रोड्यूस करें। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं आपको चॉइस करना पड़ सकता है, तो वो हमारे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करें और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें। तो बेसिकली द प्रॉब्लम ऑफ क्वांटिटी एंड द 2 गुड्स इज प्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंट इन एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है। बेसिकली कहने का मतलब है यहाँ पे आप कौन सा कॉम्बिनेशन लें, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आप लेंगे, ठीक है, ये बेसिकली दिखाता है। क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी शो कर रही है, एक तो कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और कौन सा बेसिकली कितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं। तो इसमें से जो कोई भी जब आपको एक चॉइस करनी पड़ती है तो वो होती है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्योंकि इसमें क्वांटिटी भी आपकी क्वांटिफाई हो जाती है, आप शो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज़ अ फुलर यूटिलाइजेशन और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कि फुल यूटिलाइजेशन कब होता है? कि जब आप इस लाइन पे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, वो आपका फुल यूटिलाइजेशन होगा। अंडर यूटिलाइजेशन जब पॉइंट अंदर होता है। अब इसको यहाँ से समझ लेते हैं कि हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, ठीक है। अगर हम जब ग्रोथ होती है, ये पॉइंट वैसे इसका इकोनॉमिक ग्रोथ का पॉइंट है, ठीक है। अब वैसे मैं आपको उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपका फुल यूटिलाइजेशन इसी पॉइंट पे होगा, बिल्कुल जिस पे ये होता है ना, इस पे कोई भी पॉइंट आपका फुल यूटिलाइजेशन, आपके रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर इसको पीपीसी कर्व को हम समझेंगे, तो जब आपका पीपीसी कर्व आगे शिफ्ट होता है, मतलब इसका मतलब क्या? आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है। इसका मतलब है आपने अपनी प्रोग्रेस कंट्री कैसे की है, अब आप 5 से 6 में हो गए हैं और यहाँ 15 से मान लो 18 में हो गए हैं, लेट सपोज, या जो भी जैसा भी है। तो हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को, गन को और बटर को बढ़ा दिया है अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से, ठीक है। रिसोर्स हमारे पास उतने थे, लेकिन हमने अपने टेक्निक से, या हम आप कह सकते हो कि अपने स्किल से जो भी हमने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया है, तो ये हमारी जो है पीपीसी कर्व इकोनॉमिक ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारा आगे जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ शो करेगा, और जब भी ये बैकवर्ड होगा, पीछे होगा, तो हमारी ये इकोनॉमिक, आप कह सकते हो एक तरह का रिसेशन, डिप्रेशन, वो सब शो करेगा। हमारी इकोनॉमी की हालत ख़राब हो रही है ना, जब पीछे शिफ्ट करेगा। अच्छा, क्वेश्चन आया था बोर्ड में एक बार 11th क्लास में, कहीं मैंने स्कूल में देखा था, या बेसिकली
कि मान लो अगर उत्तराखंड में ऐसे बाढ़ आई थी, है ना, उत्तराखंड में ऐसे हिमाचल में बाढ़ आई है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब आगे शिफ्ट होगा पीछे, तो पीछे शिफ्ट होगा। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर वगैरह कोई प्रॉब्लम होती है तो होगा। अगर एक क्वेश्चन आया था कि मान लो कि अगर कोई कंपनी में कोई जगह पे इंडस्ट्री सेट हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब कहाँ शिफ्ट होगा, तो आप बोलोगे आगे शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। क्लियर हो गया? आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा पूरा एक चैप्टर था, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने क्या बेसिकली इसमें पढ़ा, एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ा सबसे पहले, है ना, इस दो वजह से होता था, अनलिमिटेड बॉन्ड्स और लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से। दूसरा पढ़ा हमने सेंटर प्रॉब्लम, 6 सेंटर प्रॉब्लम होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फुलर यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 6 चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हमने पीपीसी कर्व पढ़ा। पीपीसी कर्व क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज़ होता है ना, जिसको हम क्या करते हैं एक ग्राफ में शो करते हैं, कर्व में शो करते हैं। इसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से कॉनकेव होता है। आपने ये अच्छे समझ लिया, इसका डायग्राम शेड्यूल अच्छे समझ लेना, इसकी प्रॉपर्टीज आपको समझ ली अच्छे से। उसके बाद है पीपीसी कर्व एंड सेंटर प्रॉब्लम्स को एक साथ पढ़ेंगे, कि जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब पीपीसी कर्व जो उसकी जो अलग अलग क्वांटिटीज़ है वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस दिखा रही है। अंडर यूटिलाइजेशन पीपीसी कर्व के नीचे वाला पॉइंट है, और जो स्कैरसिटी है वो पॉइंट बाहर आ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है, हमारा जो आगे शिफ्ट होती है ना। तो ये वेरी सिंपल है। तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने विद द हेल्प ऑफ पीपीसी पढ़ लिया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ टू लाइक एंड कमेंट। प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, उसकी वजह से काफ़ी जो है मुझे बुरा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट करिए, अगर बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई भी कमी है, पेशी है, प्लीज़ बताइए। एंड डू फॉलो माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया में वैसे बोलता हूँ ज़्यादा मत यूज़ करिए इंस्टा वगैरह, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। बाकी अगर आप कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। एनीवे, थैंक यू सो मच।